मंदिर को ना कहते कांग्रेस के लिए कौन सी बुरी खबर आई है, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। मंदिर का न्योता ठुकराने पर मुसलमानों ने कांग्रेस से क्या कह दिया वो भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि सब तो किया गया, मुसलमानों के लिए आरोप लग रहा है, लेकिन मुसलमान कांग्रेस से क्या कह रहा है आज बताऊंगा। आपको वो नंबर भी दिखाऊंगा गणित की क्लास में जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है क्या। इसके अलावा मोदी शाह का प्लान तैयार है। 2024 में मोदी और शाह वो करने वाले हैं जो 2014 और 2019 में भी नहीं किया था चुनाव में उन्होंने, आज उसके बारे में बताऊंगा। हमने कल ही पाठशाला में आपको बताया था कि कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराकर अपनी बची खुची उम्मीद को भी ठोकर मार दी, क्योंकि इस देश के करोड़ों हिंदू हैं जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन का इंतजार कर रहे हैं बॉस, और वो उस दिन अयोध्या जाना चाह रहे होंगे। लेकिन ये कांग्रेस जैसी पार्टियां ही हो सकती हैं जिसे अयोध्या आने का न्योता मिला और वो उस न्योते को ठुकरा दी। राजनीति की थोड़ी भी इत्तू सी भी समझ रखने वाला ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जनभावना से कोई भी दल खुद को कैसे अलग रख सकता है बॉस। और राम मंदिर को लेकर जनभावना क्या है, इसका जवाब आपको अयोध्या के लिए करोड़ों लोगों के उत्साह से पता चल जाएगा। कांग्रेस के लिए क्या बुरी खबर आई है उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। इसमें 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम मंदिर निर्माण में दान के अभियान से जोड़ा गया, उन तक पहुंचा गया 65 करोड़। अब सोचिए अगर इन 65 करोड़ लोगों में से मान लीजिए 10 करोड़ भी वोटर हुए तो किसी भी राजनीतिक दल को अयोध्या न जाने का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप सोचिए। और ये तो हम अनुमान कह रहे हैं 10 करोड़, उन्हें को 15 करोड़ 20 करोड़ भी हो सकते हैं। राम मंदिर से जुड़े करीब 20 लाख वॉलंटियर्स 12 करोड़ 70 लाख परिवार तक पहुंचे। 5 लाख से ज्यादा गांवों को कवर किया गया है। राम मंदिर के लिए जो चंदा अभियान चलाया गया था वो भारत के इतिहास में फंड रेजिंग का सबसे बड़ा अभियान है। और ये वो लोग क्या समझेंगे जो फंड रेजिंग के लिए क्यूआर कोड जारी करते हैं तो वो भी गलत क्यूआर कोड जारी कर देते हैं। लेकिन राम मंदिर के लिए ऐसा नहीं हुआ। चंदे के लिए 900 करोड़ का लक्ष्य रखा गया और उस लक्ष्य से कहीं ज्यादा 5500 करोड़ रुपए का चंदा आ चुका है। आप सोचिए ना, राम मंदिर का दान देने के लिए किसी ने पेंशन निधि का पैसा दिया है भाई, किसी ने जमीन ही बेच दी कि प्रभु श्री राम के लिए पैसा देना है, यहां तक कि भिखारियों ने भी 4 लाख तक का दान दे दिया। लेकिन इस देश के कुछ नेताओं को यह उत्साह समझ में नहीं आ रहा। मतलब यह उत्साह देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इस वक्त देश के लोगों की भावना राम मंदिर के साथ है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस भावना को देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस नहीं समझ पाई। इसलिए हमने आपको कल ही कहा था कि राम मंदिर का न्योता ठुकराकर कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बाजार से कुल्हाड़ी खरीद के लाए हैं और तब पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इस संकट काल में कांग्रेस के ऊपर एक और मुसीबत भी आ गई है। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर खुद कांग्रेस के अंदर ही जमकर विरोध शुरू हो रहा है। खूब फजीहत हो रही है। कोटा से लेकर इंदौर तक शहर शहर नाराज कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं बॉस। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जहां राम का सम्मान नहीं उस पार्टी से नाता नहीं। हमने आपको कल ही बताया था कि कांग्रेस के इस फैसले से कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा। हमने आपको कहा था वो ग्राउंड पे जाएगा, वोट के लिए बोलेगा, पब्लिक उससे पूछेगी नहीं कि क्या तुम्हारे नेता हैं जी, राम मंदिर के कार्यक्रम में क्यों नहीं गए। वो अपने घर में क्या बोलेगा कि हम इस पार्टी का झंडा लगाए हैं जिसके नेता राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। कैसे अपने वोटर का सामना करेगा वो ग्राउंड पे। राहुल गांधी जाते हैं ग्राउंड पे हर वोटर से मिलने, या सोनिया गांधी जाती है, या प्रियंका वाड्रा हर जगह जाती है, जाता तो रोज कार्यकर्ता है। हमने कल कहा, आज वही हो रहा है। एक बार कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुनिए जो आहत हैं कांग्रेस के फैसले से। जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन निमंत्रण ठुकराना ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। हमारी भावना आहत हुई है। इस वजह से मेरी भावना आहत हुई है। आज राम मंदिर बना तो इसकी मतलब पहली बार जीवन में ऐसा लग रहा है कि जनवरी के महीने में भी दिवाली आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार हिंदू विरोधी होकर आज राम मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को ठुकराया है, उससे आहत होकर मैं अपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। अयोध्या रामलला मंदिर हनुमान गढ़ी जी के सीता माता के मंदिर के दर्शन के लिए जरूर लेके जाऊंगा। इन लोगों का नाराज होना बनता भी है, क्योंकि जमीन पर काम यही लोग करते हैं, घर घर जाकर वोट मांगने यही लोग जाते हैं। इनसे अगर पब्लिक सवाल करेगी राम मंदिर के न्योते को कांग्रेस ने क्यों ठुकराया तो क्या जवाब देंगे बेचारे। कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो हिंदुओं की जनभावना को समझते हैं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को स्वीकार भी किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनेंगे, जिसे कांग्रेस राजनीतिक इवेंट बता रही है। सुनिए एक बार कांग्रेस के बड़े नेता के बेटे विक्रमादित्य सिंह क्या कह रहे हैं। पर उपस्थित रहूंगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी हलचल मची हुई है, फिर भी कांग्रेस के बड़े नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने के फैसले का बचाव कर रहे हैं। इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। कांग्रेस नेता बार बार कह रहे हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी और संघ का कार्यक्रम है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जब शंकराचार्य नहीं जा रहे तो हम लोग क्यों जाएं। कांग्रेस अलग अलग बहाने बनाकर खुद को डिफेंड कर रही है, लेकिन बीजेपी को बड़ा मौका मिला है और वो अब ये बताने लगे हैं कि गांधी की कांग्रेस नहीं, ये नेहरू की कांग्रेस है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था। क्योंकि गांधी की कांग्रेस होती तो राम से कभी बैर नहीं होता। कांग्रेस की मुसीबत सिर्फ राम मंदिर का न्योता ठुकराना ही नहीं है, एक दूसरी मुसीबत भी आ गई। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि कांग्रेस तो पहले ही मुसीबत में इतनी गिरी, अब क्या ही नई मुसीबत आई। दरअसल इतना तामझाम कर नीतीश कुमार ने कांग्रेस के साथ मिलकर इंडी गठबंधन बनाया ताकि विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साथ लड़े और वोट विपक्ष की अलग अलग पार्टियों में न बटे।
लेकिन ऐसी खबरें हैं कि इंडी गठबंधन की प्लानिंग पर मायावती पानी फेरने की तैयारी कर रही है। यूपी में तीसरा मोर्चा बनने की चर्चा तेज हो गई है और इस मोर्चे का नेतृत्व मायावती कर सकती हैं कहा जा रहा है। अभी तक यह खबरें थी कि कांग्रेस इंडी गठबंधन में मायावती को शामिल करने के लिए बीएसपी नेताओं के संपर्क में है, पर मायावती तो पहले ही इंडी गठबंधन को खारिज कर चुकी हैं, इसलिए तीसरे मोर्चे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक बात यह भी है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो साथ में है, तो मायावती अगर तीसरा मोर्चा बनाती भी हैं तो उसमें कौन सी पार्टियां होंगी? ऐसी अपुष्ट खबरें हैं कि खुद मायावती इन दिनों ओवैसी के संपर्क में है। वैसे तो अभी यूपी में थर्ड फ्रंट की खबरों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर मायावती असदुद्दीन ओवैसी के साथ थर्ड फ्रंट बनाती हैं तो इससे इंडी गठबंधन को बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में दलित और मुस्लिम वोटर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर आप देखिए कि क्या स्थिति है, अगर आप देखेंगे यूपी के अंदर, यूपी का आपको बता रहा हूं, यूपी दलित और मुस्लिम वोटर कितने हैं वहां पर। अगर आप देखेंगे यूपी में दलित और आदिवासी, दलित प्लस आदिवासी, इनकी आबादी कितनी है या कितने इनके वोटर हैं, ये करीब करीब वहां पर मामला 20% वोटर का बैठता है। और मुस्लिम कितने हैं वहां पर, मुस्लिम करीब करीब है 16%, 16%। तो अगर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 36% वोटर है। और दलित, आदिवासी और मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीट जहां पर इनका प्रभाव है, वो लोकसभा सीट कितनी है, ऐसी लोकसभा सीट है 45, 80 में से 45 लोकसभा सीट है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा 36% मायावती या थर्ड फ्रंट अगर बना तो उधर चला जाएगा, लेकिन डैमेज तो करेगा बॉस, तो मिलके क्या ही कर लीजिएगा। थर्ड फ्रंट की बातें इसलिए होने लगी हैं क्योंकि अभी भी देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जो ना बीजेपी के साथ हैं और ना ही कांग्रेस के इंडी गठबंधन के साथ, और इनका अपने अपने राज्यों में ठीक ठाक प्रभाव है। इनमें यूपी में मायावती की बीएसपी है, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की बीआरएस है, तेलंगाना और अन्य राज्यों में ओवैसी की एआईएमआईएम है, ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजेडी है, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, पंजाब में बादल परिवार की अकाली दल है, हरियाणा में चौटाला परिवार की आईएनएलडी है। तो बहुत पार्टियां भी अलग है, लेकिन राम मंदिर पर जो माहौल बन रहा है उससे इंडी गठबंधन पहले से ही टेंशन में, और अब थर्ड फ्रंट की आहट ने इंडी गठबंधन की धड़कनें जरूर बढ़ा दी होंगी। इसलिए इंडी गठबंधन में कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज कर दी। कांग्रेस चाहती है कि इस महीने के अंत तक सब फाइनल हो जाए। अभी तक बातचीत में जो सामने निकल कर आया है कि दिल्ली, पंजाब, गोवा में कांग्रेस और केजरीवाल की सीट शेयरिंग की बातचीत लगभग फिक्स बताई जा रही है। यूपी में पहली बातचीत हो चुकी है, लेकिन गठबंधन में मायावती होंगी या नहीं ये फिक्स नहीं। अब तो थर्ड फ्रंट की बात होने लगी। महाराष्ट्र में 35 सीटों को लेकर लगभग बात तय है, लेकिन बाकी 13 सीटों पर बातचीत अभी चल रही है। बिहार में 30 सीटों पर मामला लगभग फिक्स है, लेकिन 10 सीटों पर अभी टकराव है। बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस 10 सीट मांग रही है, इसलिए अभी कुछ फिक्स नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरेंडर मोड में भी है, क्योंकि आप देखिए सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार सिर्फ 255 से 260 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से ये आधी सीटें हैं, क्योंकि हाफवे मार्क है 272 और बहुमत के लिए 272+1 यानी 273 का आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए होता है। यानी कांग्रेस बहुमत से भी कम सीट पर चुनाव लड़ रही है, यानी कांग्रेस पहले ही सरेंडर मोड में आ गई। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अकेले नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकती अगर वो इतने ही सीटों पर लड़ती है तो। जबकि आप देखिए साल 2019 में कांग्रेस 421 सीट पर उम्मीदवार उतारी थी, लेकिन इस बार अगर कांग्रेस 255-260 जीतने का कैलकुलेशन रख रही है तो उसके पीछे की वजह भी बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस में यह सोच चल रही है कि 255 से 260 सीटों के पीछे वजह यह है कि 421 में से 52 सीटें वो पिछली बार जीते और 209 सीट ऐसी थी जिस पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। तो 52 + 209 यानी 261 सीट पर ही वो लड़ेंगे, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देंगे। ये अभी सूत्र कह रहे हैं, ये अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर लड़ सकती है। कांग्रेस का मनोबल इसलिए भी गिरा हुआ है क्योंकि पिछले 34 साल से कांग्रेस आगे ही नहीं बढ़ पा रही। नरेंद्र मोदी तो पिछले 9 साल से कांग्रेस को आगे बढ़ने से रोके हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से पहले भी कांग्रेस कोई झंडे नहीं गाड़ पा रही थी। मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं। कांग्रेस ईवीएम को गाली दे दे, पत्रकारों को गाली दे दे, इसको बोले उसको बोले, जिसको बोलना है बोले, लेकिन सच यह है कि पिछले कई सालों में वोटों की संख्या डबल हो गई, लेकिन कांग्रेस का जनाधार वहीं का वहीं अटका हुआ है। वो 3 करोड़ से 23 करोड़ पर पहुंच गई बीजेपी, 3 से 23 करोड़, कांग्रेस 11 करोड़ 12 करोड़ के आसपास अटकी हुई। वोटर बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ा हुआ वोटर कांग्रेस के पास नहीं जा रहा है, और अगर बढ़ा हुआ में से कुछ जा रहा है तो जो पहले का है वो भाग जा रहा है। आपका जनाधार नहीं बढ़ पा रहा बहुत, और आप किसी को इसको उसको कोसते हैं, गाली देते हैं कि ईवीएम थी क्या उस जमाने में? आज वाले पत्रकारों से दिक्कत है, तब तो नहीं थे। क्या किया आपने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए? बीजेपी तो बढ़ गई, 3 से 23 करोड़ हो गई। करीब 30 साल से कांग्रेस को मिले कुल वोट 10 से 12 करोड़ पर ही अटके हुए हैं, और यह बार बार दिखता है। जैसे साल 1991 में 1991 में कुल वोट पड़े थे 28 करोड़ 60 लाख, कांग्रेस को 10 ही करोड़ आए। आप कैसे आगे बढ़ेंगे? और उसके बाद आप बहाने ढूंढते हैं। कांग्रेस की हालत इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जो जन भावना के साथ नहीं थे। इसका सबूत राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का एक फैसला है।
कई लोग मानते हैं कि इस फैसले के पीछे एक फैक्टर यह भी है कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को देख रही है, लेकिन अयोध्या के मुसलमान जो कह रहे हैं वो भी कांग्रेस को सुनना चाहिए। उन्होंने गलत ऐसे किया, उन्हें तो क्योंकि देश की खुशी के लिए उन्हें शामिल होना चाहिए देश में, देश के लोगों के साथ। और ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चला है, सोनिया जी को जनता जवाब देगी। 24 चुनाव में जनता उन्हें सब बता देगी। ये मतलब जनता के हित की बात है कि मतलब सभी लोग सहमत है इस बात पे, तो उन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ये मुसलमानों को बरगला रहा है कि मुसलमानों का वोट हम लेते रहें और अपना काम सेट करते रहें। अगर इनके अंदर क्वालिटी होती है, 70 साल के अंदर उन्होंने सरकार चलाई तो ये जाते ही नहीं, अगर ये बढ़िया लोग होते। और राम मंदिर की तो बात ये रही, राम मंदिर अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? उद्घाटन हो रहा है तो क्या क्या आपत्ति, क्या बुराई है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ये मिलजुल के एक से सारे काम हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। कभी कोई इसकी वो नहीं है कि आपस में जो नाइतफाकी फैले। एक तरफ कांग्रेस है जो सिकुड़ती चली जा रही है, मुसलमान कह रहा है कि जाइए ना भाई, क्या दिक्कत है, लेकिन ये खुद ही लगे पड़ेंगे ना, नाम नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है जो टारगेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। पिछली बार 300 से ज्यादा सीटें नरेंद्र मोदी ने जीती थी, इस बार 400 से ज्यादा सीटें और 50% वोट शेयर का टारगेट रख दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला, लेकिन बीजेपी को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी इस टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। बीजेपी ने इसके लिए नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग भी फिक्स कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का प्लान यह है कि वो लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। बीजेपी की पहली लिस्ट जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरू में आ जाएगी कहा जा रहा है, यानी जब तक इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग फाइनल होगी तब तक बीजेपी की पहली लिस्ट आ जाएगी कि ये नाम है जो चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम होगा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में वाराणसी से चुनाव लड़े थे और गृह मंत्री अमित शाह 2019 में गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते थे। पहली लिस्ट में बीजेपी का फोकस 164 सीटों पर रहेगा। ये वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी या तो कभी नहीं जीती या फिर जीत का मार्जिन काफी कम रहा है। बीजेपी ने एमपी के चुनाव में भी यही एक्सपेरिमेंट किया था जो हिट रहा। बीजेपी ने एमपी के चुनाव से 100 दिन पहले ही हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए और पूरा गेम पलट दिया था। यही फॉर्मूला बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में भी अपनाने जा रही है। जिन 164 कमजोर सीटों पर बीजेपी का फोकस है उस पर पार्टी 2 साल से ग्राउंड पर मेहनत भी कर रही है। यानी कांग्रेस और बीजेपी का फर्क साफ दिखता है और इसीलिए नतीजों में भी फर्क साफ दिखता है।